जी हाँ, इस खबर का सत्य सबसे पहले जो खबर आपके सामने है, लालू और राबड़ी को राहत, इस खबर का सत्य आपके सामने रखते हैं। 15 मार्च इस तारीख का इंतजार लालू परिवार के साथ साथ बिहार की पूरी सियासत को था, क्योंकि लंबे समय से यह तय था कि 15 मार्च को कोर्ट के सामने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को पेश होना है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में जमानत मिलेगी या फिर नहीं, इस पर हमेशा से संदेह था, प्रश्न चिन्ह था और यही सवाल बना हुआ था। लेकिन अदालत ने के सामने सीबीआई ने जमानत का कोई विरोध नहीं किया और आखिरकार तीनों को बेल मिल गई। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का संकट अभी बरकरार है और लालू परिवार को जो जमानत मिली है वो भी एक फौरी राहत का संकेत भर है। लालू परिवार राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दे दी है। बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने तीनों की जमानत का विरोध नहीं किया। कोर्ट ने लालू परिवार को 50,000 की निजी मुचलके पर बेल दे दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 मार्च को होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले लालू यादव व्हील चेयर पर पहुंचे थे। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी मौजूद थी। जमानत मिलने के बाद लालू यादव के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। दरअसल साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और लालू परिवार पर कई संगीन आरोप लगे थे। और लग रहा है कि लालू परिवार क्या बरी हुआ है क्या? इससे ज्यादा किसी पार्टी के लिए शर्म की बात क्या हो सकती है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा खानदान बेल ले रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना भतीजा 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहा है पटना में। तो जिस तरह से गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है और 2025 में राजद का सुपारा साफ हो जाएगा। पूरे लालू परिवार को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी भी संकट के घेरे में हैं, क्योंकि उनका सीबीआई से आमना सामना होना अभी बाकी है। तेजस्वी यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन तीसरी बार भी सीबीआई के बुलावे को तेजस्वी यादव ने अनसुना कर दिया। लाखों की रैली हुई और उस रैली में तो देखकर जो इनकी जमीन खिसक रही है, इनको इस बात का इल्म हो रहा है, एहसास हो रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव में अकेला बिहार ही इनका रास्ता रोक देगा। 40 में 40 सीटें महागठबंधन के खाते में आने जा रही हैं। इसलिए जो इनकी तिलमिलाहट है, जो इनकी बौखलाहट है, जो इनकी घबराहट है, ये हमारे नेता को रोकना चाहते हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व का इस तरह चरित्र हनन शायद दुनिया में कोई करने का प्रयास नहीं किया हुआ, लेकिन न्यायालय है और मैंने न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और उसने साबित किया कि भारत में लोकतंत्र भी, न्याय भी और सत्य की विजय हमेशा होती रहेगी। ईडी और सीबीआई के फेर में लालू परिवार है। तेजस्वी यादव पर गिरफ्तारी की तलवार है। मामला 14 साल पुराना जरूर है, लेकिन जांच एजेंसियों के पास इस मामले को आगे बढ़ाने के पुख्ता सबूत और साक्ष्य भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राकेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। तेजस्वी पर संकट, ये प्रश्न लगातार बना हुआ है और राकेश सिंह इस खबर का ज्यादा बेहतर सत्य हम तक पहुंचा पाएंगे। राकेश, पहली चीज तो ये कि सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। एक तो इसका आधार क्या रहा, क्योंकि बीजेपी लगातार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि पुख्ता सबूत हैं, पुख्ता साक्ष्य हैं और इसी के आधार पर 14 साल पुराने इस केस को रीओपन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और दूसरा, ये राहत कब तक मानी जाए, और तीसरा, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने तर्क रखा, फिर पत्नी की सेहत का हवाला दिया, फिर तीसरी दफा भी वो एब्सकॉन्ड हो गए, ये कब तक बना रहेगा? देखिए गरिमा, सीबीआई ने विरोध इसलिए नहीं किया, उसका बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सुनवाई चालू हुई तो जो लालू के वकील थे उनका यही कहना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ जांच करती है और जांच के दौरान वो आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो वो बाद में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है। ये सबसे बड़ी बात थी और यही कारण है कि सीबीआई ने
जो लालू और अन्य आरोपी हैं उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। और जहां तक तेजस्वी की बात है तो उनको 3 बार समन हो चुका है, उनको सीबीआई के सामने पेश होना ही पड़ेगा और जो भी सवाल होगा उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो सीबीआई के पास ये पावर है कि अगर कई समन वो जारी करती है और आरोपी पेश नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उनको गिरफ्तार करने का वो कोर्ट से आदेश ले सकती हैं और गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन एक सत्य ये है गरिमा कि कुल 16 आरोपी हैं, जिसमें रविंद्र राय ने एग्जम्पशन मांगा था, यानी कि पेशी से छूट मांगा था। उनका ये कहना था कि मेरी तबीयत खराब है। और जो दूसरे आरोपी धर्मेंद्र कुमार वो जो है पहले से ही जमानत पे हैं, तो कुल बचे 16 में से 15 लोग। ठीक है। अब चूंकि 14 लोग यहाँ पेश हुए थे और उनको 50,000 के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की सिक्योरिटी पे जमानत दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ गरिमा। अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा और जो साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना होगा। तो एक तरह से 29 मार्च तक राहत है। अब ये देखना होगा, चूंकि देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई, सीबीआई ने चार्जशीट पिछले अक्टूबर में ही दाखिल कर दी, तो अब जो है सीबीआई के पास इसका आधार नहीं बनता था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी की मांग करें, पुलिस कस्टडी की मांग करें, अपने हिरासत की मांग करें, कोई आधार सीबीआई के पास बचता नहीं था। लेकिन अभी भी मुश्किलें इसलिए नहीं कम हुई हैं क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पे ये बताया है कि कितनी जमीन थी, सर्किल रेट क्या था, उसके मुताबिक कितना रेट बनता है, 4 करोड़ से ऊपर का रेट बनता है, लेकिन औने पौने दाम पर वो जमीन जो है इसको अधिग्रहित कहें या अडॉप्ट कहें, क्या कहें, कितने कम दामों पर ये जमीन एक तरीके से हड़प ली गई। इस शब्द का इस्तेमाल शायद यहाँ पर ज्यादा मुफीद है राकेश। खैर, लेकिन 14 साल पुराना मामला है, सीबीआई ने रीओपन किया है और अभी जैसा आपने कहा कि फौरी राहत है। 29 मार्च की एक और तारीख जिसका इंतजार अब सबको रहेगा। और तेजस्वी यादव के बाबत भी जो सत्य आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो राकेश सिंह ने अभी जितनी भी चीजें बताई उसके तौर पर यह समझा जा सकता है कि यह सिर्फ फौरी राहत है। 29 मार्च एक और बेहद महत्वपूर्ण तारीख इस केस में सामने आनी बाकी है। लेकिन अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और वो तस्वीर आपको बिहार विधानसभा में परिसर में मौजूद तमाम नेताओं का सत्य बताएगी। और वो सत्य ये है कि जैसे ही आज लालू प्रसाद यादव को इधर दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल मिली, उधर आरजेडी का जश्न बिहार में नजर आया, बिहार विधानसभा परिसर में नजर आया। आरजेडी के लोगों ने, आरजेडी के नेताओं ने लड्डू बांटने शुरू किए, लेकिन बीजेपी को लगा कि उन लड्डुओं में जहर है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने सामने आकर इस आरोप को लगाया। अब ये जहर जो है समझना बेहद जरूरी है और ये सत्य सामने आना भी जरूरी है कि ये लड्डुओं का जहर था या बिहार की सियासत में इन दिनों जो जहर चल रहा है वो जहर था। और ये सब कुछ हुआ विधानसभा परिसर में, एक तरीके से लड्डू मार होली के बाद विधानसभा परिसर में नजर आई। तस्वीरें देखिए और फिर समझिए कि माननीयों का दरअसल नैतिक पतन कितना हो चुका है। बिहार विधानसभा लगातार जंग का अखाड़ा बनी हुई है। आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई कभी माइक तोड़ पॉलिटिक्स तक पहुंचती है, कभी कुर्ता फाड़ सियासत तक। बिहार में अब ताजा सियासी बवाल जहरीले लड्डू को लेकर हुआ है। वही लड्डू जो लालू परिवार को बेल मिलने के बाद खुशी में बांटे जा रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन लड्डुओं में जहर मिलाया गया। एक बीजेपी विधायक ने गुस्से में वही लड्डू आरजेडी नेताओं की तरफ उछाल दिया और यहीं से सदन के परिसर में संग्राम शुरू हो गया। बाहर में भी आकर के वो गुंडे कर रहे हैं लड्डू के नाम पर, इस तरह से ठेला ठेली और फेंक रहे हैं। आरजेडी के विधायक लोग आके यहाँ भी डिस्टर्ब किए हैं। मैं गवर्नर के यहाँ प्रस्थान करूंगा। केसरी यादव पर कार्रवाई हो कि विधायकों को बाहर भी बैठने नहीं देता है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी की फजीहत तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी सदन में गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है। इसी के खिलाफ बीजेपी ने पटना में राजभवन तक एक पैदल मार्च भी निकाला। बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल है। लैंड फॉर जॉब स्कैम दिल्ली से लेकर बिहार तक गूंज रहा है। महागठबंधन का साथी होने के बावजूद नीतीश कुमार कुछ दिनों से खामोश हैं, लेकिन सदन की गरिमा लगातार तार तार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दरअसल इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें
बता रही हैं कि ये माननीय वही हैं जिन्हें आपने चुनकर देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचाया है। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, आरजेडी के हैं, बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दरअसल, क्योंकि ये लड्डू पर जो सियासत हो रही है, जहर मिलाने का जो आरोप है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया। आरजेडी खुशी में ये लड्डू बांट रही थी और उसके बाद सदन में जो घमासान मचा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर तस्वीरें ना होती तो शायद उसे अपने जहन में पिरो पाना भी मुश्किल होता, लेकिन तस्वीरों ने बता दिया। देखिए आगे जो विधायक बैठे हुए हैं वो भी मजबूर हुए पीछे मुड़कर देखने के लिए कि दरअसल बवाल किस बात पर हुआ और आखिर ये लड्डुओं का डब्बा उछाल क्यों दिया गया। तो ये जहरीली सियासत बिहार में इन दिनों नजर आ रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है। हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर मिली, मीसा भारती को राहत मिली, लालू प्रसाद यादव को राहत मिली, राबड़ी देवी को राहत मिली। उन्हें निजी मुचलके पर 50-50 हजार के जमानत मिली और ठीक इसी के बाद ये दंगल, ये बवाल शुरू हुआ। कपिल गौड़ मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं। ज्यादा बेहतर सत्य बिहार विधानसभा परिसर में जो देखने को मिला उसका हम तक पहुंचा पाएंगे। क्या कपिल इस बात का भी अब इन्वेस्टिगेशन हो क्या ये जो सैंपल है लड्डुओं का ये भी सीएफएसएल को भेजा जाए क्या, ताकि ये मालूम चल सके कि वाकई जहर मिला था या फिर ये जहरीली सियासत की एक बानगी थी। गरिमा देखिए, आज का दिन बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि ज़मीन के बदले जो स्कैम था, नौकरी, ज़मीन के बदले जो नौकरी थी उसका जो स्कैम था, उसमें लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी देवी को और मीसा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि बीजेपी के विधायकों ने पूरी तैयारी बैठा रखी थी कि इसको लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, और लेकिन दाव बीजेपी का यहाँ पर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इससे पहले क्योंकि बजट सत्र चल रहा है बिहार का, और बीजेपी के ऐसे विधायक थे जिन्होंने बजट सत्र के दौरान, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने माइक को तोड़ा है, माइक को फेंका है, छेड़छाड़ की है उनके साथ में, जिसमें लखविंद्र पासवान थे और बीजेपी के अन्य 2 विधायक भी थे, तो उनको सस्पेंड किया था बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने। तो उसको लेकर के वो विधानसभा के बाहर ही प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, और इसी बीच एक खबर आती है कि इन तीनों को जो है कोर्ट से जमानत मिल गई है। तो जो आरजेडी के जो विधायक थे वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आपस में विधानसभा के अंदर ही लड्डू और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और आग में घी डालने वाला काम जब किया, जब वो जो प्रदर्शन करने बैठे हुए जो बीजेपी के विधायक थे उनके पास मिठाइयां और लड्डू लेकर के पहुंचे। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे कि जो आरोप सामने आया ना, ये आरोप सामने आया कि बीजेपी ने कहा कि भाई जहर मिला हुआ है लड्डुओं में, इसका कोई आधार है या फिर ये सिर्फ खालिस कोरी सियासत माना जाए? देखिए बिल्कुल जहर चूंकि कोई क्यों खिलाएगा, तो ये बिल्कुल सियासी दाव था जो खेला गया था बीजेपी के विधायकों की तरफ से। ऐसी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है कहीं से भी कि लड्डुओं के अंदर जो है वो जहर मिलाया गया था, क्योंकि वही लड्डू थे जो आरजेडी के विधायक भी विधानसभा के अंदर खा रहे थे। तो ये अपने आप में ही एक सियासी दाव था जो बीजेपी ने खेला था, जो बीजेपी के विधायक वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। और इससे पहले भी जो नेता प्रतिपक्ष के हैं बीजेपी की तरफ, जो बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां बैठे हुए थे, हमने आरजेडी के विधायकों को अंदर जाने के लिए जगह दे रखी थी, लेकिन वो उल्टा वही आरजेडी के विधायक हमारे साथ आकर के धक्का मुक्की करने लगे और जो है मारपीट करने लगे। तो ऐसा चुनाव तो भी बहुत दूर है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विधानसभा परिसर अगर अखाड़ा बनी हुई नजर आए तो समझा जा सकता है कि बिहार की मौजूदा सियासत में जो मुद्दे इस समय चल रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अस्तित्व को बचाने के लिए कितना जरूरी है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का सत्य आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। संसद देश की, जिसे हम देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था भी कहते हैं, अखाड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत सुना होगा, दंगल जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुना होगा, लेकिन अब लगता है कि ये तमाम शब्द जो हैं वो संसद की असल तस्वीर के सामने छोटे लगने लगे हैं। आज तीसरा दिन था, बजट सत्र का दूसरा चरण और तीसरा दिन। संसद ठीक उसी तरह बाधित हुई जैसे पिछले 2 दिनों से हो रही थी। सत्ता पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी ठीक सदन के सामने माफी मांगे पूरे देश से लंदन में दिए गए अपने बयानों पर, और विपक्ष चाहता है कि अडानी के मुद्दे पर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। विपक्षी सांसद आज एक नया पैंतरा निकाल लाए, उन्हें ईडी के दफ्तर को घेरना था। हालांकि 144 का हवाला दिया गया, सबको रोक लिया गया, लेकिन जिस मुद्दे पर संसद में बवाल हो रहा है, करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं, ठीक उसी मुद्दे पर राहुल गांधी देश की धरती पर आते हैं और ट्विटर के जरिए एक न्यूक्लियर बम फिर से फोड़ देते हैं।
संसद का तीसरा दिन आज फिर जबरदस्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार तीखी टिप्पणियां करते हुए नजर आए। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। संसद से शुरू हुआ ये संग्राम आज फिर सड़क तक पहुंचा। अडानी मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और संसद भवन से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि विजय चौक के पास विपक्षी सांसदों को रोक दिया गया। सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है। जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? राहुल वर्सेस अडानी पर संसद में गतिरोध है। संसद चले या न चले, ये किसी के एजेंडे में शामिल नहीं दिखता। एक तरफ अडानी पर जेपीसी का राग है और दूसरी तरफ राहुल गांधी से माफी की तलब है। राहुल गांधी माफी। इस बीच राहुल गांधी भी हिंदुस्तान लौट आए हैं और आते ही एक बार फिर मोदी सरकार पर अडानी को लेकर ट्वीट वॉर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश की रक्षा का हवाला दिया है उन्होंने, और जो रक्षा में शामिल संयंत्र होते हैं, रक्षा सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, उसमें उन्होंने अडानी और किसी विदेशी कंपनी को लेकर सांठगांठ का आरोप लगाया है और देश की संप्रभुता को खतरा बताया। ये राहुल गांधी का आज का ट्वीट है। आज ही वो देश की सरजमीन पर उतरे हैं। खैर, मेरे साथ रमेश सिंह है। रमेश, मैं दो प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ और दो चीजों का सत्य समझना चाहती हूँ। पहली चीज तो जो करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं पिछले बजट सेशन में भी और इस दफा भी, उसके लिए जिम्मेदार कौन, उसके लिए अकाउंटेबल कौन? और दूसरी चीज ये कि ये जो जेपीसी को लेकर डेडलॉक बना हुआ है, क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडमेंसी है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल एडमेंसी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से जो जनता की खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में 2.5 करोड़ रुपए पर मिनट का जो खर्चा है संसद के चलाने में, वो खर्चा बर्बाद हो रहा है। दोनों पार्टियां, सारे विपक्षी दल, सरकार, क्योंकि ये जो संसद है वो जनता के मुद्दों को बहस करने के लिए बनाए गए हैं, कानून बनाने के लिए बनाए गए हैं और जनता के जीवन को सरल सहज करने के लिए बनाए गए हैं। पर जिस तरह से लगातार हंगामे की भेंट संसद चला जा रहा है, देखिए कि लगातार जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी अडानी के मुद्दे पे, उसकी जांच हो रही है और 2 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है और उसके निरीक्षण में आप देखिए कि कमेटी है, कमेटी अपना पूरा फैसला देगी। पर जो विपक्ष है वो लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है, जिसमें कि संसद के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और वो जांच क्या करते ये हैं। अपना एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश भी रमेश समझी जाए? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस खासी आक्रामक है, हर मुद्दे को सड़क पर उठा रही है, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है। तो क्या ये माना जाए कि पॉलिटिकली वो एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने एक सुषुप्तावस्था का दौर कांग्रेस का देखा, तो क्या पॉलिटिकली रेलेवेंट दिखाने की कोशिश भी इसको माना जाए क्या? देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करने का मकसद क्या है, ये सवाल जनता के मन में है। और जब जनता ये सवाल पूछेगी तब जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे और उन राज्यों में जहां पे आप 2023 में विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं, 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जनता ये सवाल जरूर पूछेगी कि क्यों आखिर इतनी बड़े हंगामे की बात की जा रही है, क्यों लगातार। आप देखिए राहुल गांधी का भी मुद्दा, जिस तरह से लंदन में राहुल गांधी ने बयान दिया, खासकर भारत के लोकतंत्र को लेकर। आप लोकतंत्र को लेकर कैसे, आप भारतीय लोकतंत्र को कैसे, जब विश्व भारत के लोकतंत्र को एक मजबूत लोकतंत्र मान रहा है, तो आप विपक्ष के नेता होकर आप कैसे बाहर कर सकते हैं कि आपको बात नहीं रखने दिया जाता, आपकी माइक बंद कर दिया जाता है, आपको मीडिया पे आरोप लगाया गया, गंभीर आरोप लगाया गया। लेकिन कांग्रेस ना तो बैकफुट पर जाने को तैयार है, ना अपने तमाम एलिगेशंस पर रोल बैक को तैयार
तैयार है, कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही सत्ता पक्ष पीछे हटने को तैयार है। रमेश, तो इस समय सत्य यही है कि संसद बाधित हो रही है और संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही। इसके चलते तकरीबन 35 के आसपास बिल हैं जो संसद में प्रोड्यूस होने हैं, जिन पर चर्चा होनी है, जिन्हें पारित होना है, कानून बनना है, वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए। और अगली खबर देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार है क्योंकि आरोप लगे हुए हैं उन पर भ्रष्टाचार के। कल से लेकर आज दोपहर तक लाहौर में जो हंगामा बरपा, उसे सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस और इमरान समर्थकों में जमकर झड़प हुई है और ये झड़प हिंसक स्तर पर भी पहुंची और आखिर में लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को एक बड़ी राहत दी, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये राहत स्थायी राहत नहीं है बल्कि एक फौरी राहत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को बड़ी राहत मिली। लाहौर हाईकोर्ट ने उनके घर के बाहर चल रही पुलिस कार्रवाई को रोकने के निर्देश दे दिए। हालांकि इसके पहले 14 मार्च से लाहौर के जमा पार्क में शुरू हुआ संग्राम 15 मार्च तक जारी रहा। पुलिस की टुकड़ी ने इमरान खान के जमा पार्क वाले घर को चारों तरफ से घेर लिया। जिन समर्थकों की दीवार बनाकर इमरान खान अपने घर में छिपे थे, उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने लगातार कोशिश की। इमरान खान के जमा पार्क वाले घर की छतों पर नजर आ रहे पीटीआई समर्थकों के ऊपर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी बरसाए। सड़क पर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे इमरान खान के समर्थकों पर फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आईं। इमरान खान ने अपनी पार्टी के लेटर हेड पर 2 लाइंस में ये अंडरटेकिंग लिख कर दी कि वो पुलिस के हाथ गिरफ्तार होकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अदालत में पेश होंगे और उनकी मर्जी है कि वो 18 मार्च को अदालत आएंगे। इमरान खान के दस्तखत वाला ये अंडरटेकिंग पुलिस को देने की भी कोशिश की गई, लेकिन जिस पुलिस अफसर को इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट दिया गया था, उसने ये अंडरटेकिंग लेने से मना कर दिया। कल दोपहर से जमान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसका कोई समझ नहीं आई कि जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। इस पूरे घमासान के बीच तोशाखाना मामले में इमरान खान बुरी तरह फंसे हुए दिख रहे हैं। इमरान पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। आरोप है कि सरकारी तोशाखाने से बेशकीमती घड़ियां, कलम और न जाने क्या क्या उड़ा लिया गया, उन्हें नीलाम किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश ने इमरान खान को एक फौरी राहत जरूर दी है, लेकिन गिरफ्तारी का संकट अभी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है और पाकिस्तान की हुकूमत पर जिन लोगों ने राज किया है, वो अगर भ्रष्टाचार के आरोप में इस तरीके से मुब्तला हों, शामिल हों, उनके समर्थकों और पुलिस के बीच इस तरीके से हिंसक झड़पें हो रही हों और हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी हो, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात किस तरीके के होंगे। सत्य में फिलहाल इतना ही। कल फिर प्रयास करेंगे आपके सामने कुछ और खबरों का सत्य रख पाएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।